this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। कल 7 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई, जिसमें सेमी वर्चुअल हाइब्रिड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे देश के यशस्वी विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन भी उसमें सभी को मिला है। और बैठक में कोरोना से दिवंगत देश की प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रोहित सरदाना से लेकर श्री पुनीत राजकुमार जी के नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल हैं। बैठक में कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा हुई और देश ने एक वैक्सीन जो मात्र 9 महीने के अंदर तैयार की, जो कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। मात्र 278 दिनों के अंदर 100 करोड़ से अधिक का टीकाकरण किया गया, जो कि अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन का दुगने से भी अधिक है, जो कि यूरोपियन देशों की कुल वैक्सीनेशन से 5 गुना है। और वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में चलाया गया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स ने जो उसमें अपना योगदान दिया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और आज दुनिया के अंदर यह एक स्टडी का विषय बन गया है कि किस तरह भारत ने कम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार किया। और इस बेहद बड़ी सफलता पर जहां एक ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री नितिन गडकरी जी, राज्यसभा में नेता सदन श्री पीयूष गोयल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा उनका धन्यवाद और स्वागत किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ी माला के द्वारा। और कार्यकारिणी में उपस्थित सभी सदस्यों ने खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, आभार किया और करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उद्घाटन भाषण देते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो प्रमुख बातें कहीं, उसके साथ ही साथ इसी बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा और जिसका समर्थन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई जी, जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, एक डायनेमिक तमिलनाडु के नेता हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया। और इसके साथ ही साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें दुनिया के सबसे बड़े
लोकतांत्रिक देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है और उनके नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जहां एक ओर दुनिया के अंदर भारत के गरिमा और गौरव का में वर्धन हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान की वृद्धि हो रही है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में अपने दूरदर्शी फैसलों से, चाहे वो वैक्सीनेशन अभियान हो या गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत हो, इन सभी मोर्चों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने एक अच्छी बढ़त प्राप्त की है। माननीय नड्डा जी ने यह भी विशेष रूप से कहा कि पहले की जो महामारी थी जो 1919 में आई थी, उस समय दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु भूखमरी से हुई थी। उसको बचाने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जब मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया गया तो उस योजना का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। माननीय नड्डा जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि जिस तरह से विश्व पटल पर वो चाहे ग्लासगो में COP26 समिट हो या G20 समिट हो, इन दोनों ही समिट के अंदर, इन दोनों ही विश्व फोरम पर प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर जो विजन रखा, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, और उस विचार को जिस तरह से विश्व के नेताओं ने आत्मसात करके उसकी प्रशंसा की और जिस तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसके प्रति उत्तर में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड एंड वन एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी करके दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी के विचार और उनकी कामों को लेकर जो तारीफ की, वो वास्तव में भारत के लिए एक अद्भुत एक भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना मान सम्मान मिला, उनके काम को, उनके काम करने के तरीके को। और जिस तरह से G20 समिट में उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव आइडिया दिए और भारत ने कोरोना से लड़ाई में जो अपना तरीका अपनाया वो उनके लिए एक अध्ययन का विषय बन गया है। कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों के अंदर कई बड़े साइंटिस्ट हों, कई बड़े स्ट्रेटजिस्ट हों, उन्होंने ये समझने की कोशिश की भारत ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस चमत्कारिक ढंग से कोरोना से भी लड़ाई की है और कोरोना काल के अंदर भी जो बहुत से देश अपनी आर्थिक गतिविधियों की चिंता करते थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ने, जब दूसरे देश असमंजस में थे कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्या किया जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से उस समय कहा लॉकडाउन लगाया और कहा जान है तो जहान है। और फिर उन्होंने जब कोरोना वैक्सीन के अभियान को लिया तो बहुत से विपक्षी दल उस समय उस पर टिप्पणी करते थे और कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हम कोई गिनी पैग, कोई रैट्स नहीं है जो हमारे ऊपर प्रयोग किए जाए। और जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हुआ
तो उन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई जो ये कहते थे हम कोई रैट्स और गिनी पैक्स नहीं है। ये साबित करता है प्रधानमंत्री जी की कुशलता का, उनके आत्मविश्वास का, जनता पे भरोसा का। और इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न मुफ्त देना, 5 किलो गेहूं या चावल और उसके साथ 1 किलो चना, ये एक बहुत बड़ा विषय जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सबके सामने रखा। और इसके साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 धराशायी हुई, भारत श्रेष्ठ भारत, जहां एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की अवधारणा को मजबूती मिली, वहीं कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने पर अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिला, महिलाओं को समान अधिकार मिले, बच्चों को जो पॉक्सो एक्ट लगता था पॉक्सो, वो वहाँ लागू हुआ। और देश भर के 1800 ऐसे कानून जो कश्मीर में लागू नहीं थे, आज वो कश्मीर में लागू हुए हैं। आज कश्मीर में चाहे वो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हों, वो चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, करप्शन की बहुत से ऐसे जो करप्शन होता था उस पर भी जांच नहीं हो पाती थी। आज वो पूरी तरह से भारत के कानून कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं। और इसके साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आज जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में किसानों को भ्रमित करने के नाम पर चल रहा है, लेकिन आज़ादी के 70 सालों के बाद किसानों के लिए अगर वास्तव में सबसे ज़्यादा काम किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसका साक्षात और जीता जागता उदाहरण है कि 2014 से पहले मात्र 23,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए हुआ करता था, जो कि आज मोदी सरकार में बढ़कर 1,23,000 करोड़ रुपए का हो गया। और किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये वार्षिक छोटे और लघु किसानों को दी जाती है, ये 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में 1,55,000 करोड़ रुपए की राशि 7 किस्तें अभी तक दी जा चुकी है। ये अपने आप में ये बताता है कि किसानों के लिए जो लोग अपने आप को किसान नेता कहते थे, किसानों का हितैषी कहते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अगर वास्तव में हकीकत में किसी ने ज़मीन पर उतर कर ये काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। जहां एक ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आज़ादी के पहले मंत्रिमंडल में, पहले पंडित नेहरू सरकार में मंत्री थे, जिनको उतना सम्मान नहीं मिला, और प्रधानमंत्री जी ने उनके पंच महातीर्थ बनाकर उनके जहां उनका निर्माण हुआ, जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई की, इन सब स्थानों पर एक भव्य स्मारक बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि की है, अर्पित की है, और इसके साथ साथ उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया है। वहीं आदरणीय नड्डा जी ने देश की आज़ादी के बाद कई बार एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा तो हुई, कई बार बड़े बड़े शिक्षाविदों ने इस पर मांग भी की, लेकिन एक व्यवहारिक शिक्षा नीति बने, एक ऐसी शिक्षा नीति बने जो रोजगार परक हो, एक ऐसी शिक्षा नीति बने जिसमें रोजगार को देने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें बच्चों को सिर्फ डिग्री लेना ही उनके लिए ज़रूरी नहीं हो, बल्कि डिग्री
लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एजुकेशन में ही वो शिक्षा दी जाए, ताकि वो जल्दी रोजगार परक शिक्षा पाए और देश सिर्फ ऐसे युवाओं को न तैयार करे जो जॉब सीकर हों, बल्कि जॉब गिवर, जॉब देने वाले दुनिया के अंदर ऐसे शिक्षार्थी, ऐसे युवा तैयार हों कि जॉब देने वाले बने, जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने की छूट है, ये भी माननीय नड्डा जी ने बात रखी। और इसके साथ ही साथ जो बहुत ही आज पूरी देश के अंदर एक ज्वलंत विषय है, जिसमें कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी को सिखों के प्रति भ्रांतियां फैलाने का काम किया जाता है। माननीय नड्डा जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए जितना काम इस सरकार में किया है, आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया है। वो चाहे हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की बात हो, जहां पर पहले FCRA लागू ही नहीं था, यानी अगर कोई विदेश का व्यक्ति हरमिंदर साहब में कोई डोनेशन देना चाहता तो वो दे नहीं सकता था। तो FCRA रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया, जिससे उनको विदेशी योगदान मिलना शुरू हुआ। और इसमें भारत सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहले लंगर पर टैक्स लगता था, इसको टैक्स फ्री कराने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज़ादी के बाद बहुत बड़ी मांग थी कि जिस तरह से ननकाना साहब, डेरा नानक साहब और करतारपुर साहब के दर्शन करने के लिए लोग जा नहीं पाते थे, प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 300 करतारपुर साहब और डेरा नानक साहब का वहाँ 120 करोड़ की लागत से भारत सरकार ने वो कॉरिडोर बनाया। और आज वहाँ पर भारत के कोई हमारे सिख बंधु धर्मालु धार्मिक यात्रा के साथ वहाँ जा सकते हैं। भारत सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी की 350वें प्रकाश पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया। और जिन सिख भाइयों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, जो कि जब भारत सरकार बहुत दिनों से मांग थी, लेकिन उन ब्लैक लिस्ट 314 नाम उनको हटाया गया मोदी सरकार के द्वारा। और कांग्रेस के समय, जिस समय 84 के दंगे हुए, उन दोषियों को सजा नहीं मिली थी, वो खुलेआम घूम रहे थे। उसके लिए मोदी जी ने SIT बनाई और आज वो सभी सलाखों के पीछे हैं। ये मोदी सरकार ने सिख भाइयों के लिए किया है। ये बात भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कही है। इसके साथ ही साथ वो चाहे बंगाल हो, जहाँ पर हिंसा के माध्यम से, हिंसा के द्वारा लोगों को दबाने का काम किया जाता है, मारने का काम किया जाता है, लूटपाट करने का काम किया जाता है। और ये राजनीतिक हिंसा का जवाब देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ संघर्ष करेगी। नड्डा जी ने स्पष्ट कहा कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, प्रजातांत्रिक रूप से कार्यकर्ताओं की और बंगाल की जनता के लिए हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और वहां कमल खिलाएंगे। इस संकल्प के साथ वहां हम काम करेंगे। इसके साथ जहां पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां लगातार पार्टी अपनी गतिविधियां, अपने संगठन की ताकत को बढ़ाकर हम लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले चुनाव के अंदर वहां भी हम विजय हासिल करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और फिर वो महाराष्ट्र हो या
आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, जहां पर भ्रष्टाचार में व्याप्त वो सरकारें, उन सरकारों के खिलाफ भी वो संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां नक्सलवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि हमारे 8 लाख बूथ कमेटी का रचना, बूथ कमेटी जो 21 मेंबर की कमेटी होती है, उसका काम पूरा हो गया है। और इसके साथ साथ जितने बाकी बचे बूथ कमेटी हैं, उनका काम अटल जी की जन्मदिन 25 दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं का निर्देश दिए। और पूरे देश के हर पेज कमेटी, यानी बूथ से भी आगे जाके हम पेज कमेटी पर पन्ना प्रमुख पर पहुँचे हैं, वो काम भी 6 अप्रैल 2022 तक हम पूरा करेंगे, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है। और बूथ को एक्टिव करने के लिए हर महीने के आखिरी रविवार को जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात होती है, उसको हम व्यवस्थित ढंग से हर बूथ पर वो कार्यक्रम हो, तो हम वहाँ के विशिष्ट लोगों के साथ, संभ्रांत लोगों के साथ, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, प्रमुख लोगों के साथ मिलकर वो मन की बात का कार्यक्रम भी हम उसको अच्छी तरह करेंगे। और इसके साथ ही साथ 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों की तैयारियों को लेकर बहुत विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, मणिपुर के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, और इसके साथ ही साथ जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जहां हैं वहां मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने अपनी चर्चा में भाग लिया और पूरी आत्मविश्वास के साथ, वहां की तैयारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वहां के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी आत्मविश्वास के साथ इन चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, इसका विश्वास भी वहां व्यक्त किया गया। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चला है कि अब जिनको वैक्सीन की 1 डोज लग गई है, उनको दूसरी डोज लगाने के लिए हर घर दस्तक, उस हर घर दस्तक के केंद्र सरकार के कार्यक्रम में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 10 लाख हेल्थ वॉलंटियर बने हैं, जो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए बनाए गए थे, उसमें, उस काम में, हर घर दस्तक में उनका सहयोग करेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने सब कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ बैठक में सभी 36 प्रदेशों के कार्यकारिणी सदस्य, वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, सभी लोग इस कार्यकारिणी में वर्चुअली जुड़े थे। और प्रमुख रूप से जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा, समर्थन तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने किया, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह और पंजाब के अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस पर अपनी विचार रखे। और
इसी बैठक में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसमें 4 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है। उसमें एक पुस्तक जिसमें 20 बड़े राइटर्स के लेख है कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पार किया, उसके बारे में उसका उल्लेख किया गया है। और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा विषय बना है कि भारत जैसे देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन मात्र 278 दिनों में पार किया है, जिसमें 5 ऐसे दिन थे जब 1 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ, और एक दिन जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का था 17 सितंबर, उस दिन 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। और इसके साथ साथ सुधरती हुई आर्थिक व्यवस्था, विदेश के अंदर जो ग्लासगो में और G20 समिट के अंदर विश्व पटल पर भारत के प्रधानमंत्री जी के विचारों को सहमति और उनका स्वागत किया गया, इसकी चर्चा हुई। और इस सब के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा। और उन्होंने जिस बात को इंगित किया, जिस बात को कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी के अंदर ना तो परिवारवाद है, ना ही व्यक्तिवाद है। पार्टी संगठन आधारित पूरे देश की आम व्यक्ति की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली पार्टी है। और इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से जो बात अलग करती है वो है सेवा का संकल्प और उनका देशवासियों के प्रति समर्पण। और आम व्यक्ति उसको जुड़ाव इसलिए महसूस करता है, जन जन के मन के विश्वास पर इसलिए खरी उतरती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने कोरोना के समय सेवा ही संगठन, जब बहुत से लोग, बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस काम को बखूबी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आम जनता के साथ, देश के जन जन के साथ आत्मीयता का संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने एक जन जन के मन के विश्वास का सेतु बनाने का आह्वान किया। और अपने कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी सामान्य व्यक्ति से हमेशा जुड़ी रहती है, इस भावना को हमें आगे ले जाना है। और इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री ने जो 2-3 प्रमुख बातें कही, उसमें जो एक बात कही कि पूरे देश के उपचुनाव के रिजल्ट को कौन किस तरीके से देखता है, लेकिन जो खास बात कही है कि जिस तरह से हरियाणा में एलानाबाद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़ना और तेलंगाना में के उपचुनाव में जहां पहले मात्र 1000 से भी कम वोट मिले हों, वहां उस चुनाव पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करना, तमिलनाडु के पंचायत चुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन, ये इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां आज सत्ता में नहीं है, जहां कोई सोच भी नहीं सकता सत्ता में आएगी, वहां भी हम जीत रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी वहां बनेंगी। इस विश्वास, जनता के इस विश्वास और अपनत्व को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को अपनत्व की भावना से काम करने का, जनता के साथ केंद्र की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का आह्वान करते हुए इस बैठक में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, जो कि कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा। और पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने, जो कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जुड़े थे, बहुत ही अच्छी और सफल और बड़ी उपयोगी, और सबसे बड़ी बात है कि
ऊर्जा भरने वाली ये कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसके बारे में मैं दिल्ली प्रदेश की ओर से आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो दिल्ली में हुई, सेमी वर्चुअल हुई, उसमें मुझे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीयूष गोयल जी जो राज्यसभा में नेता सदन हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिला। और इस बैठक के स्वागत भाषण में भी मुझे इन सबको अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत करने का अवसर मिला। मैंने आज आप लोगों को इसी बात के लिए यहाँ कष्ट दिया है, बुलाया है। आप सबको ये जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.